आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी बीपीटी, और इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो ये नाम बड़ा लंबा सारा है, तो इसको नॉर्मली बीपीटी कह देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर सिंपली थेल्स प्रमेय भी इसको कहते हैं। ये प्रमेय क्या है पहले आप समझिए, फिर हम इसको सिद्ध करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इस पे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये प्रमेय सिद्ध करने को भी आती है। प्रमेय क्या है देखो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी यहां पे क्या बात कही गई है कि यह है हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी, और किन्हीं दो बिंदुओं पर देखो हमने इसके समांतर एक रेखाखंड खींचना है, एक रेखा खींचनी है जो इन दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटती है। तो देखो मान लो कि हमने ये खींचा, ये रेखाखंड, ओके, इसने यहां पे और यहां पे काटा, ये बिंदु है डी और ये बिंदु है ई, और ध्यान रखना ये समांतर हैं, यानी बी सी और डी ई आपस में समांतर हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि देखो यदि डी ई समांतर है बी सी के, तो फिर क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, यानी ये बटे ये बराबर ये बटे ये। समझ गए ना, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो ये है थेल्स प्रमेय। समझ गए आप ये? तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं कि मान लीजिए कि ये 2 है और ये 3 है, ये 7 है, और हमने बताने की ये क्या है। तो फिर इसको अगर हम मान लो x ले लें तो क्या होगा, 2 बटे x बराबर 3 बटे 7, और इस तरह से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x बराबर 14 और x आ जाएगा 14 बटे 3। इस तरह से मतलब क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, तो अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, और जैसे कि मैंने कहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो यहाँ पर दिया क्या है कि जो रेखाखंड डी ई है ये समांतर है तीसरी भुजा के, ये है ना, डी ई और बी सी समांतर हैं, और हमने सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के। समझ गए आप? अब यहां पर हमने सबसे पहले क्या करना है कि बी से ई को मिलाना है और सी से डी को मिलाना है, और डी से इस पे लंब डालना है और ई से इस पे एक लंब डालना है। ठीक है, तो ये लंब है, तो यहां पे हम ये बना देंगे इस तरह से, और एमएन ये हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा डॉट डॉट करके करते हैं इस तरह से, परफेक्ट। ओके, तो इतनी हमने कंस्ट्रक्शन करनी है कि बी से ई को मिलाना है, सी से डी को मिलाना है, डी से ए ई पर एक लंब डालना है जो कि अपना ये है, ये हमने लंब डाला इस पे, और ई से ए डी पर लंब डालना है जो कि हमने ये लंब डाला। ओके, अब यहां पर देखो एक एक करके हम कुछ त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए डी ई पे फोकस करो। इसका क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसके लिए हम सिंपली यहां पे ए आर लगा देते हैं। अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा आधार, आधार है यहां पे क्या है, आधार यहां पर है ये ए डी गुणा लंब, यानी ये क्या है, ये एन ई। समझे ना? तो ये होगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। किस त्रिभुज का, किसका क्षेत्रफल, इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमको मिल चुका है, हाफ गुणा ये ए डी गुणा लंब, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, तो वही। अच्छा, शुरू में थोड़ा सा लिख देंगे कि जो हमने किया ना, यहाँ पे रचना की है कि डी से सी को मिलाया और बी ई को हम मिलाएंगे, तो डी से ए ई पर लंब तथा ई से हमने डाला ए डी पर लंब, ये हो गया है। और फिर जो ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इसका हमने क्षेत्रफल निकाला। तो क्षेत्रफल कैसे निकाला,
हाफ गुणा आधार AD लिया हमने और इस पे लंब लिया NE को। अभी तक सब ठीक है। अब यहां पर हम निकालेंगे क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज BDE का, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है हाफ गुणा आधार। देखो अगर हम आधार लेते हैं BD, अगर हम आधार लेते हैं, ये ध्यान रखना किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, BDE की बात कर रहा हूं मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें अगर मैं लेता हूं आधार, ये BD को मैं आधार लेता हूं, तो मैं लंब क्या लूंगा, लंब होता है सामने वाले शीर्ष से, जैसे सामने ये शीर्ष है ना, इससे लंब पड़ता है, पर इससे इसमें तो डाल नहीं सकते, इससे लंब क्या जा रहा है, इससे लंब ये जा रहा है, इस पे है ना, ये जा रहा है। तो फिर हम लंब क्या लेंगे, आधार तो लेंगे हम ये BD और लंब लेंगे हम NE, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पे हाफ गुणा BD गुणा NE। अब हमने यहां पर इनका अनुपात निकालना है, ADE बटे क्षेत्रफल BDE क्या होगा, ऊपर हम लिखेंगे ये हाफ इंटू AD गुणा NE बटे हाफ इंटू BD। एक काम करो BD को DB लिख दो, ठीक है ना, DB गुणा NE। अब NE से NE कटा, हाफ से हाफ कटा, क्या बचा AD बटे DB, समझे। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 1। बाद में हम इस पे वापस आएंगे। ऑलराइट, वापस आते हैं त्रिभुज ADE पे। अब हम यहां पे दोबारा लेंगे त्रिभुज ADE को, इसको दोबारा लेंगे हम AD, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लेकिन इस बार हम आधार लेंगे ये वाला। देखो कौन से त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, त्रिभुज है, इसमें हम आधार लेंगे ये जो ये है AE आधार लेंगे, और लंब क्या होगा, लंब फिर ये होगा, ठीक है। इस त्रिभुज का, जैसे मैंने बताया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुणा आधार और लंब ये है, तो हाफ गुणा AE गुणा MD, समझ गए आप। और अब लेंगे हम त्रिभुज DEC, अब ये त्रिभुज लेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें आधार क्या लेंगे, आधार लेंगे इसमें ये वाली भुजा जो है EC, और लंब क्या लें, तो लंब क्या होता है, यानी ऊंचाई क्या होती है, सामने वाले शीर्ष से भुजा पर लंब। अब यहां से इस पे तो लंब बढ़ नहीं सकता क्योंकि 90 अंश तो ऐसे बनेगा नहीं, लंब है ये, ओके, ये है लंब, तो यानी आधार होगा ये EC और लंब है ये MD, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुणा ये आधार गुणा ये लंब, ओके। अब हम यहां पर निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे, यानी इनको भाग दे देंगे हम, तो ऊपर है हाफ गुणा AE गुणा MD और नीचे हाफ गुणा, ठीक है ना। इन दोनों को हमने भाग दे दिया, MD से MD कटा, हाफ से हाफ कटा, क्या मिला हमें, यहां पर हमें मिलेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, और ये आया है AE बटे EC। यहां तक सब ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, यहां पर ये जो दो त्रिभुज हैं कौन कौन से, एक तो ये त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच में जब इस तरह से दो त्रिभुज बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं में अगर आधार फिक्स कर ले हम, मान लो कि ये हमने आधार फिक्स कर दिया, इसके बाद हम ये कितने भी त्रिभुज बनाएं,
या फिर ये, इन सभी के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो इस वजह से इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर आधार एक जैसा है, ये आधार एक जैसा है दोनों के लिए, तो इन और ये सब दो समांतर रेखाओं के बीच में है, तो इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल है ये बराबर है त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के। समझ गए ना अब आप? और हम यहां पर जो ये लिखा है ना, ये इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं? इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि इसीलिए, अब इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल ये बराबर होगा AE बटे EC के। मैंने बस क्या किया? मैंने इसकी जगह पे लिख दिया है ये, क्योंकि ये बराबर हैं। सीधी बात ये है। ओके, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब आप सोचो समीकरण 1 में क्या था लिखा हुआ? त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज BDE, और यहां पे क्या लिखा है? त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज BDE। तो आप देखो, आप यहां पर देखो, इन दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं। आपको दिख रहा है इन दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं। तो अगर बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो यानी ये और ये बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में हमारे पास क्या था? AD बटे DB और यहां पर क्या है? AE बटे EC। ठीक है, और ये सिद्ध हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। ये जो प्रमेय हमने सिद्ध की है ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। बहुत ही सिंपल है ये, अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर बस 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमको चाहिए होते हैं। एक ये त्रिभुज, दूसरा ये वाला त्रिभुज और तीसरा ये वाला त्रिभुज। बस ये 3 त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें चाहिए। और सबसे पहले हमने क्या किया? एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो सबसे पहले हमने लिया त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे 2 का क्षेत्रफल, फिर हमने लिया 1 का क्षेत्रफल बटे 3 का क्षेत्रफल। अब क्योंकि 2 और 3 के क्षेत्रफल बराबर हैं तो इसलिए हमने क्या कर दिया? इसको भी 2 के बराबर लिख दिया था। मतलब ये था ना, तो ये बराबर था ये। अब ये हमारा आया था AD बटे DB और ये हमारा क्या आया? AE बटे EC। अब क्योंकि त्रिभुज 1 और 2 का क्षेत्रफल का अनुपात है ये, तो बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएगा और इस तरह से ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। इस तरह से हम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा।